चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ राजेश पालविया जैन जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं, फिलहाल बाजार में जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक कामकाज जो है मोमेंटम बेस जरूर दिखने को मिल रहा है। बाजार स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी ज्यादा दिखा रहे हैं। ऑफकोर्स इंडेक्स में अगर देखें तो अब भी वॉलेटाइल एक्शंस जारी है। हम अभी भी देख रहे हैं कि निफ्टी में एक तरह से बिकवाली का दबाव दिख रहा है। सेंसेक्स बैंक निफ्टी भी लाल निशान के साथ ये भी ट्रेड कर रहे हैं। क्या रीडिंग कहती हैं आपकी, अगले 1.5 घंटे बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, जिस तरीके का सेटअप बना हुआ मार्केट में आज वापस प्रेशर देखने को मिल रहा है, 17,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही। तो अगर हम ओवरऑल सेटअप को एनालाइज करें पिछले 7-8 दिन में अगर हम देखें तो निफ्टी अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रही। 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी इन मूविंग एवरेजेस का ब्रेकडाउन इंडेक्स पे होते हुए दिखा और उसके नीचे सस्टेन कर रही। और आज हमने 17,000 के पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट जो बना था उसको भी आज चैलेंज करते हुए मार्केट देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है थोड़ा सा प्रेशर यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है मार्केट को। जैसे ही 17,000 के नीचे हम फिसलेंगे निफ्टी स्पॉट पे, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट जो मेजर लेवल निफ्टी में आते हुए दिख सकता है वो है करीब 16,800, 850 के आसपास तक भी मार्केट में गिरावट कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो हमारा व्यू ये है कि जब तक निफ्टी में अब 17,250, 17,300 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, कोई भी माइनर पुल बैक आता है तो वहां पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। स्पेशली अगर हम देखें तो प्रेशर जो है वो F&O स्टॉक्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्पेशली उसमें IT स्टॉक्स में आज काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि मार्केट में जिस तरीके से पिछले दिनों में एक ब्रेकडाउन हुआ है हायर साइड से और अब मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे। अगर निफ्टी 17,050, 17,100 के नजदीक आएगा तो वहां पे हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस हमारे जो होंगे वो करीब 17,200 के होंगे। स्पेशली बैंक निफ्टी में भी देखें तो आज जिस तरीके से 36,000 के लेवल को तोड़ के अब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें भी यहाँ से प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 35,500 तक के लोअर साइड के लेवल हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस है करीब 36,400 के आसपास। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे हायर साइड में, हम इसके नजदीक जब भी मार्केट मिलेगा वहां पे शॉर्ट करने की रणनीति बनाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें मानसी जी, तो हम कैश सेगमेंट पे यहाँ पे फोकस किए हुए हैं। उसमें हमारा पहला स्टॉक है टाटा कॉफी का। जिस तरीके के सेटअप बने हुए टाटा कॉफी में पिछले 5-6 सेशन से देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। और जो पिछले दिनों में, जो पिछले 2-3 हफ्तों में जो एक तेजी बनी थी, उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा कॉफी में जो टारगेट आना चाहिए करीब वो आना चाहिए करीब 235 से 238 तक के। 218 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक है वो F&O में ITC हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। ITC में देखें तो जो एक पिछले दिनों में एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली थी, स्टॉक ने कहीं ना कहीं वापस अपना एक बेस बनाया है 255, 255 और 60 की रेंज में, और वापस यहाँ से एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से IT का सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ITC को यहाँ पे बाय करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से 275 तक के। तो 254 का स्टॉप लॉस रख के ITC बाय करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो टाटा कॉफी और ITC दो स्टॉक्स यहाँ पसंद आते हैं राजेश पालविया को। बाजार बहुत लैकलस्टर लग रहा है कि जैसे किसी मूवमेंट का, बड़े मूवमेंट का इंतजार फेड की तरफ से आने के बाद होगा। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ है। श्रीकांत, लास्ट वीक जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो दोनों तरह के व्यूज निकल के आ रहे थे कि जो ओपन इंटरेस्ट बन रहे हैं वो इस तरह से भी दिख रहे हैं कि अगर ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो भी बड़ी चाल दिखा सकता है, और जब ब्रेक करेगा नीचे की तरफ बाजार तो भी बड़ी चाल दिखा सकता है। क्या बाजार आपको लगता है कि फेड की डायरेक्शन का इंतजार कर रहा है, रेंज बाउंड है और अब बहुत ही शॉर्ट रेंज में आज तो कारोबार कर रहा है, लैक लस्टर ही कहना चाहिए इसे? व्हाट इज योर व्यू? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, देखिए वैसे मार्केट का जो ये ट्रेंड है, मुझे लगता है कि एक बीच में एक सैंडविच सेशन हुआ है, प्लस साथ ही साथ अगर आप देखें तो काफी सारे इवेंट एक साथ आ रहे हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि जो मार्केट है वो थोड़ा और वक्त
इस रेंज के अंदर निकाल सकता है, लेकिन इवेंचुअली इस रेंज को ब्रेक करना है। और ये जो रेंज बनी है वो 16,800 की है और ऊपर में 17,400 की है। अगर इस रेंज को और नैरो डाउन अगर करे तो क्लियरली पता चलता है कि 17,200 के ऊपर टिकना मुश्किल हो रहा है मार्केट का, और लोअर लेवल्स में 16,900 के नीचे। लेकिन जैसे भी राजेश जी ने बताया, मुझे भी वही लग रहा है कि 16,800 के नीचे एक बार मार्केट 16,500 या 16,400 के लेवल्स दिखाएगा, उस लेवल्स के करीब मार्केट में बड़ा सपोर्ट आ सकता है। तब तक हमें लगता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और उनका जो फोकस है वो या तो मिड कैप पे है या तो उन स्टॉक्स के ऊपर है जो इंडेक्स के साथ पैरेलल नहीं है। और इसी वजह से बैंक निफ्टी भी इसी रेंज के अंदर अटका हुआ है। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि जब तक मार्केट 16,800 के नीचे का बंद नहीं देता तब तक हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर सिचुएशन बनी है। 35,500 के नीचे ही बैंक निफ्टी में और वीकनेस देखने मिलेगा। तब तक हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड एक्शन दिखा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो हमें यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, यूपीएल, जो तकरीबन अभी ट्रेड कर रहा है नियरली 825-26 के करीब। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग या तो एक लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है अगर ये स्टॉक 830 के ऊपर आज के दिन में अगर क्लोज कर ले। बट वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि इसमें एक मोमेंटम बन सकता है, इसीलिए करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस रखे 810 रुपए का, टारगेट्स रखे 855 से लेकर 860 रुपए के, और एक शॉर्ट का कैंडिडेट है और वो है ग्रासिम। ग्रासिम में करंट लेवल से शॉर्ट करके चले। ये स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे जा रहा है, और नेक्स्ट लेवल्स है 1600 से लेकर 1580 के, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1690 रुपए का। तो ग्रासिम शॉर्ट कीजिए और लॉन्ग करने के लिए यूपीएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी श्रीकांत जी ने अपनी बता दी है। यूपीएल लॉन्ग कीजिए, ग्रासिम को शॉर्ट करने की राय यहाँ पर। इस बीच एक और खबर जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। Xiaomi पर ईडी की कार्रवाई को लेकर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीएफओ सौरभ गुप्ता ने हमसे खास बातचीत में कहा कि ईडी की छापेमारी से डिक्सन टेक के बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा। Based on our discussions with them, these are some royalty-related payment issues linked to the mobile business. However, if you look at our relationship, we are the largest suppliers of LED TVs to Xiaomi in India. And whatever we have spoken to them, our business will continue as usual on the TV side and in fact grow with them. And we see absolutely no impact of this ED searches or this bank account freezes on our business or any kind of payments coming from Xiaomi India to us. So our business is as usual, and in fact it will grow with Xiaomi in India. Yeah, so basically, as I mentioned, we are only, as of now, our relationship is only in LED TV business, and we are the largest supplier to them, doing a significant portion of the requirements in India. And this current fiscal year, Xiaomi on the LED TV side should contribute around 11 to 12% of our revenues. ऑलराइट, तो ये डिक्सन टेक पे हमसे बात कर रहे थे सौरभ, बता रहे थे सौरभ गुप्ता अपनी के मैनेजमेंट की Xiaomi के साथ वो अपने कारोबार की विस्तार की योजनाओं पर अभी भी प्रतिबद्ध है। और जिस तरह की भी यहाँ पर एक कंसर्न निकल कर आ रहा है, आउटवर्ड रेमिटेंस की बात हो रही है, Xiaomi इंडिया के कुछ कंसर्न निकल कर आ रहे हैं, लेकिन डिक्सन के अपने रिलेशन Xiaomi के साथ इंटैक्ट है। चलिए, लेकिन काउंटर पर एक बड़ा सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर देख रहे हैं हम। 10% अब नीचे है। शुरुआती कारोबार में ये 6% तक नीचे था और अब बढ़कर ये गिरावट 10% तक हो गई है। हमारे साथ खुश बोरा भी अब बने हुए हैं। खुश, गुड आफ्टरनून। मार्केट्स पर भी आपका व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप डिक्सन टेक पर भी अपना व्यू शेयर करें। 10% तक की, 9% तक की यहाँ गिरावट है। हालांकि क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट ने जरूर दी है और Xiaomi उनका एक बड़ा क्लाइंट भी है, प्रेस्टिजियस क्लाइंट भी है, लेकिन आपको कितना बड़ा चार्ट्स पे इंपैक्ट दिख रहा है इसका? आगे भी क्या शॉट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स और सारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, अगर हम इस डेटा पॉइंट को, जो आज का मूवमेंट है, इसे भी हटा दें तो कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट था विद नेगेटिव बायस, और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है स्टॉक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट उसका जो शॉर्ट टर्म एवरेज है उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा था। वो जस्ट अबाउट ट्रेडिंग अराउंड दैट 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करने की फेल्ड अटेम्प्ट्स की थी इसने, बट नहीं ब्रेक कर पाया था। तो अगर मैं आज का डेटा हटा भी दूं तो भी स्टॉक जरा सा एक सेल साइड पे था, वीक स्ट्रक्चर में था, लेकिन आज का जो मूव है उसने इसे, जो इसके सपोर्ट
लेवल्स थे विच वर अराउंड 4000 4050, उसके नीचे लाके रख दिया है। अगर आज स्टॉक इसके नीचे क्लोज होता है देयर विल बी फर्दर वीकनेस, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्दर शॉर्ट्स करना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आ गई है और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो जरा सा नेगेटिव ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहे हैं। मैं ट्रेडर्स को एडवाइस करूंगा कि जरा सा वेट करें, एक और दिन देखें कि क्या मूवमेंट इसमें हो रहा है। इनफैक्ट देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एज वेल, बिकॉज यही 4000 के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस किया है। अगर फिर से वही पैटर्न रिपीट होता है देन इसमें एक अप मूव भी आ सकता है। इतनी वॉलेटिलिटी और इतनी न्यूज के चलते मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 या 2 दिन के लिए स्टॉक को अवॉइड किया जाए, लेट द डस्ट सेटल एंड देन वी कैन टेक अ फ्रेश व्यू ऑन द स्टॉक वंस वी हैव मोर क्लैरिटी। All right, let there be more clarity on this. हालांकि सिर्फ एलईडी टीवी तक ही कारोबार सीमित है शामी का डिक्सन के साथ, और देखना होगा कि आगे यहाँ पर किस तरह का व्यू निकल कर आता है। हालांकि दोनों साइड के ट्रेड्स पॉसिबल है, जैसे कुछ यहाँ बता रहे हैं। कुछ मार्केट पर क्या व्यू रहेगा? बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है आज, काइंड ऑफ अ लैकलस्टर मार्केट्स ऑल्सो। सिर्फ एक्शन आपको दिख रहा है तो उन्हीं पॉकेट्स में दिख रहा है जहां पर रिजल्ट का ट्रिगर या फिर कोई और ट्रिगर है। कैसे देख रहे हैं कि आप कंप्लीटली वेट एंड वॉच कर रहा है बाजार फेड के मूवमेंट को? बिल्कुल, इनफैक्ट दैट्स वेरी वेल पुट। देखिए जैसे हम कहते हैं समटाइम्स नो न्यूज इज गुड न्यूज। मार्केट्स में आज बिल्कुल वैसा ही प्ले आउट हुआ है। मार्केट्स एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग मार्केट्स की शुरुआत एक गैप डाउन के साथ हुई थी, लेकिन उसमें फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई, इनफैक्ट बाइंग आई है। मार्केट जरा सा वहां से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। 17000 एक लेवल बन गया है जो मार्केट्स कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ डेटा की बात करें तो 17000 के जो पुट्स हैं उसमें काफी अच्छा बेस है। 16900 16800 की जो पुट्स हैं इसमें काफी अच्छा बेस है। तो इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी पे 17200 17300 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन तो बन ही गया है, लेकिन 16800 टू 16900 की जो टेरिटरी है यहाँ पे एक बेस ऑन द डाउन साइड भी बनते हुए दिख रहा है। फॉर अ लैक ऑफ एनी मेजर नेगेटिव न्यूज, आई डोंट थिंक द मार्केट शुड स्लाइड बिलो दोज लेवल्स। इनफैक्ट हो सकता है कि मार्केट्स आने वाले कुछ दिनों में ये टाइम स्पेंड करें, पुट राइटर्स कॉल राइटर्स को शायद यहाँ से थोड़ा बेनिफिट हो जाए। बट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन आउटसाइड ऑफ इंडिसेस। बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां पे हमें एक्शन देखने मिल रहा है। सो एडवाइस यही रहेगी कि ऐसे फॉल में जो आपके चुनिंदा स्टॉक्स थे जो आपको अच्छे दामों पे मिल रहे हैं उन पे फोकस करिए, वहां बाइंग करिए। इंडेक्स को जैसा आपने सही कहा पुट ऑन वेट एंड वॉच मोड नाउ टिल वी गेट सम मोर क्लैरिटी। ओके, तो चलिए ये राय आती हुई बाजार पर और साथ ही यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस भी हम देख रहे हैं। राजेश जी, रिएक्शन तो कैनफिन होम्स में भी दिखा आज अच्छी खासी तेजी के बीच, और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कंपनी की बिक्री में करीब 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। अच्छी बढ़त करीब 10% की देखने के बाद अब ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर देख रहा है, लेकिन कैनफिन होम्स पर्टिकुलरली ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है, और स्टॉक पर भी टेक्निकली आपका रिएक्शन? तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बने हुए, और कैनफिन होम स्पेशली हम बात करें तो जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म सेटअप बने हुए स्टॉक एक जरूर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी थी, लेकिन आज की जो रिकवरी बनी है ऑलमोस्ट अगर हम देखें इसका सेटअप तो इसने पिछले 4-5 वीक का जो एक गिरावट थी उसको कवर करते हुए दिख रहा है। अब हमें लगता है जिस तरीके से कैनफिन होम के सेटअप बने हुए, अगर ये स्टॉक यहाँ से 655 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ से स्टॉक में फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती तेजी, और नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए करीब 675 से लेकर 685 तक की अपसाइड हमें लगता है बहुत जल्द कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करके 625 पे ले आना चाहिए। हमें लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा होल्ड रखेंगे तो जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है 675 685 तक के अपसाइड के टारगेट कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो चलिए कैनफिन होम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ से और तेजी के भी अनुमान लग रहे हैं। कुछ आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देनी बाकी हैं, आप बताएं स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए जैसे हम बात कर रहे थे, लेट्स फोकस ऑन एरियाज एंड सेक्टर्स जहां पे एक मोमेंटम बना हुआ है। ठीक उसी तरह से फॉलोइंग दैट आइडिया, आई हैव 2 कॉल्स एंड बोथ ऑफ देम आर बाय। इस बार एफएनओ स्टॉक्स नहीं है, दीज आर कैश स्टॉक्स ओनली। देखिए पहला मेरा स्टॉक है टिनप्लेट। मैंने ये स्टॉक फ्राइडे को भी सजेस्ट किया था और इस पे टारगेट हमने दिया था 440 का। मार्केट्स में इतनी नेगेटिविटी देख रहे हैं उसके चलते ये स्टॉक अपने टारगेट के पास नहीं गया, लेकिन फिर भी 2-2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इस स्टॉक की जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है
इसे दर्शा रहा है। तो मैं उसी कॉल को रीआइट्रेट करना चाहूंगा कि टिन प्लेट में आप बाय साइड पे रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 440 एंड इस पे स्टॉप लॉस मैं जरा सा डीप कर दूंगा, पहले 407 का था लेकिन वॉलेटिलिटी के चलते जरा सा कुशन अगर आप ट्रेडर्स लेके चलना चाहें तो 400 का स्टॉप लॉस इस पे लगा के चल सकते हैं। मेरा जो दूसरा पिक है दैट इज फ्रॉम दी टेक्सटाइल गारमेंट स्पेस। इस स्पेस में भी हमने पिछले 15 दिनों से एक बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी है। तो जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज किटेक्स गारमेंट्स। इसमें अगर हम डेटा देखें तो इसके इंडिकेटर्स यहां से पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं, स्टॉक एक अच्छे से अप ट्रेंड में चल रहा है, जरा सा अपने सपोर्ट, जरा सा अपनी जो 20 डे मूविंग एवरेज है उस लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज उसके ऊपर है। यहां से जो कन्विंसिंग मूव देख रहे हैं हम ऐसे खराब मार्केट में, ये कहीं ना कहीं इस स्टॉक की भी एक अंडरलाइन बाइंग को या स्ट्रेंथ को कंफर्म कर रहा है। किटेक्स विल रिमेन माय सेकंड पिक फॉर अ टारगेट ऑफ 300 और इस पे जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 255। राइट, तो 2 कॉल्स यहाँ रहेंगी खुश की तरफ से और कुछ कैन फिन होम्स से सुबह आपसे डिस्कस भी कर रहे थे हम। कैन फिन होम्स अगर आपने उस वक्त ले लिया होता तो इस वक्त आप सेल करा देते, प्रॉफिट बुक करा लेते या फिर आप पूरी इस सीरीज पे रोल ओवर करेंगे? देखिए हमारा व्यू है कि शायद आने वाले इस सीरीज में हाउसिंग स्पेस आउट परफॉर्म कर सकता है। कैन फिन होम्स इन पर्टिकुलर लुक्स लाइक एन आउट परफॉर्मर फ्रॉम देयर। लेकिन अगर हम सिर्फ ट्रेडिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं तो एक छुट्टी है, अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है किसी को तो डेफिनेटली लेके चलिए। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं देन इट इज एडवाइजेबल कि आप कुछ प्रॉफिट बुक करके चलें और कुछ राइड कर लीजिए, या अगर आपके पास मल्टीपल शेयर्स हैं तो एक पोर्शन जो है इतने अच्छे मूव के बाद आप बुक करके चलिए और कुछ पोजीशन जो है उसे होल्ड करिए। आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक 700 के टारगेट्स भी देख सकता है। सो बुक पार्टली इफ यू हैव गॉट मल्टीपल पोजीशंस। कैन फिन होम्स रिजल्ट के बाद, अच्छे रिजल्ट्स के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल रही है। चलिए अब एक और बड़ा ट्रिगर था वो पूरे ये ऑटो स्पेस के लिए था, ऑटो सेल्स नंबर्स। मारुति के भी नंबर्स आए थे और कुछ सेल्स को लेकर कंसर्न थे, सेल्स फिगर्स थोड़ी सी डिप हुई हैं। क्या बड़े रीजन थे? इस पर मानसी ने खास बात की। इनफैक्ट मानसी आपसे बाद में बात भी करेंगे। शशांक श्रीवास्तव से आइए, उनकी एक खास इंटरेक्शन को एक बार फिर से सुनते हैं। जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले पूरे जो गुज़िश्ता साल था उसमें यही प्रॉब्लम सबसे अहम रही। डिमांड की उतनी समस्या नहीं थी जितनी कि हमने सप्लाई सिचुएशन में देखी, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो नंबर ऑफ जो पेंडिंग बुकिंग्स थी वो करीब 3.25 लाख तक पहुंच गई थी। इस समय 3 लाख के करीब पेंडिंग बुकिंग्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी समस्या इस समय ऑटो इंडस्ट्री में ये इसकी अवेलेबिलिटी की है, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को कितने जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। जहाँ तक मई के महीने का सवाल है, मई में भी और जून में भी हमने पहले भी ये बताया है कि इस क्वार्टर में भी सेमीकंडक्टर इशू के चलते प्रोडक्शन में कुछ इफेक्ट रहेगा, और ये हम बहुत ज़्यादा उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्ट, और इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी जो है अवेलेबिलिटी की वो बहुत क्लियर नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बहुत पेचीदगी है इस पूरे मंजर में, क्योंकि हम ये सिर्फ मारुति सुजुकी ही नहीं बल्कि मुल्क के बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इससे अफेक्टेड हैं, और सिर्फ हमारे ही कंट्री के नहीं बल्कि आलमी तौर पे ग्लोबल वर्ल्ड में भी यही समस्या है। सो दिस क्वार्टर विल बी अफेक्टेड, बट गोइंग फॉरवर्ड वी आर नॉट वेरी क्लियर कि वो एक्सटेंड कितना होगा, क्योंकि विजिबिलिटी अभी भी लिमिटेड है। बिल्कुल शशांक, वेरी वेल सेड। एंड ऑफ कोर्स आपके टारगेट्स की अगर बात करें, आपने FY22 के लिए अपने सेल्स CNG सेल्स टारगेट जो है वो तो अचीव कर लिए हैं। टारगेट्स फॉर FY23 गोइंग अहेड, किस तरह का प्रदर्शन आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? जी देखिए, जब से ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें में जो भारी इजाफा हुआ है उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो CNG लगभग 1/3 होती है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। तो CNG की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। तो जैसे आपने देखा होगा कि ओवरऑल मार्केट लास्ट ईयर इंडस्ट्री में जो ग्रोथ थी वो लगभग 13% थी, लेकिन अगर आप CNG की ग्रोथ देखें तो वो मतलब हमारे लिए तो डबल से भी ज्यादा हो गई थी।
तो 1,62,000 गाड़ी हमने बेची थी 20-21 में, और पिछले साल हमने 2,35,000 के करीब गाड़ियां बेची। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। पेंडिंग बुकिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 लाख के करीब, उसमें से 1,25,000 सीएनजी की बुकिंग्स हैं। तो सीएनजी की वेटिंग भी ज्यादा है और हमें उम्मीद है कि ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू करेगी, खासकर क्योंकि हमने देखा है कि जिन मॉडलों में हमारे पास सीएनजी है उसमें डिमांड करीब 35% तो सीएनजी की है। मारुति सुजुकी की बाजार की हिस्सेदारी सीएनजी के बाजार में करीब 80% है। तो हम बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वहां पे एक कॉन्स्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स है वो एक अभी भी समस्या है। हम सीएनजी की गाड़ियां लगभग 30,000 गाड़ी महीने के उससे बना रहे हैं, दर से बना रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम इसको आगे भी जाके बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल। साथ ही इसी साल की अगर बात करें, आप हाइब्रिड्स अभी लेकर आ रहे हैं, विच इज अनदर इनिशिएटिव ऑल टुगेदर। आपको क्या लगता है हाइब्रिड्स कितना सीएनजी और आईस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स को पास करते हुए दिखेंगे, टेक अवे करते हुए दिखेंगे, या फिर हम ये अनुमान लगाकर चलें कि एक नई कैटेगरी ही ऑल टुगेदर आगे बढ़ती हुई हम देखेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, हम मेरी नजर में आगे आने वाले दिनों में जो एमिशन के मुतालिक अगर हम बात करें तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल रहेंगी। उसमें कुछ ईवीज भी रहेंगी, कुछ जो फ्लेक्सी फ्यूल वाली हैं वो भी रहेंगी, सीएनजी भी रहेगी, हाइब्रिड्स भी रहेंगी। ये एक टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक सिचुएशन है, क्योंकि हमें एमिशन को जो हमारे जो हदफ हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको कंप्लीट करना है। ऑलराइट, तो ये एक पूरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे थे, क्योंकि मारुति के जो सेल्स फिगर्स डिप हुए हैं उसका आप रिएक्शन आज देख भी रहे हैं बाजार पर। लेकिन मारुति ने भले ही चाहे लेट एंट्री की हो ईवी अनाउंस करने में, लेकिन अपने प्राइस हाइक्स किए हैं, साथ ही सेमीकंडक्टर को लेकर पूरा ऑटो स्पेस बजिंग रहा है, और साथ ही जो बड़ी रीजंस निकल कर आ रहे हैं कि उनके पास रॉ मटेरियल कंपोनेंट की जो कॉस्ट चीप बिकॉज ऑफ द करेंसी डिप्रिसिएशन बाय येन, वो एक बड़े रीजंस रहेंगे जो ऑटो पैक को इस तरह अट्रैक्टिव बनाते हैं। कुछ और स्टॉक्स पे भी नजर डाल लेते हैं एक बार। इनफैक्ट श्रीकांत, अगर बाजार को 12 बजे भी आप जैसा देख रहे थे वैसा ही आप 2-2:30 बजे भी देख रहे हैं। एफएनओ स्पेस में अगर आप बात करें तो जिन स्पेसेस में आपको अर्निंग्स के ट्रिगर के चलते जहां तेजी थी, वो उसी तरह से स्टेटस क्यू दिख रहे हैं। बहुत ही वेट एंड वॉच बाजार है, लेकिन अगर यहां से कॉन्ट्रा बेट्स लेनी हो या फिर कुछ बोल्ड बेट्स लेनी हो तो क्या आप फाइनेंस पे लेंगे, फाइनेंस और बैंकिंग पे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कॉन्ट्राबेट अगर लेनी है तो यहाँ पे क्रूड से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, या तो जैसे ही क्रूड में अभी मोमेंटम बना है, क्रूड जो 102 के करीब था अभी वो 108-110 के करीब आ चुका है, और अगर उसी के ट्रेंड को जो फॉलो करने वाले बाकी के कमोडिटीज है जैसे कि स्टील कंपनीज है, वहां पे हमने हमेशा देखा है कि एक पैरेलल एक्टिविटी देखने मिलती है। और आज के दिन में अगर आप देखें तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सभी में एक एक्शन बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मेटल्स पे फोकस करें। फाइनेंशियल्स वैसे देखा जाए तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और अगर मार्केट में अगर वीकनेस बनती है तो बिकॉज ऑफ ओवर कंसेंसस की ये सेक्टर अच्छा ही है, डिसेंट अपसाइड है, तो काफी ओवरबॉट सिचुएशन बनी है। हमें लगता है कि फाइनेंशियल से थोड़ा बचे, फोकस करें मेटल्स के ऊपर, और अगर मेटल्स में करना है और थोड़ा बोल्ड कॉल अगर लेना तो मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर पे एक लॉन्ग की पोजीशंस बिल्कुल बनाई जा सकती है। 530 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, और सबसे बढ़िया बात यह कि काफी अच्छे स्ट्रॉन्गिंग ट्रेंडिंग पैटर्न के बाद अब ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में जा रहा है। इसके बाद का ब्रेकआउट वापस एक अच्छी एक्टिविटी दिखा सकता है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले। जिंदल स्टील एंड पावर को 530 में 520 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स रखे कम से कम यहाँ से 560 से लेकर 570 के। हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में शायद 600 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय यहाँ पर मिलती हुई हमें दिख रही है। इस बीच इंडसइंड बैंक का स्टॉक अगर देखें, आज हम देख रहे हैं बैंकिंग स्पेस भी फोकस में है, और करीब 4% की बढ़त इंडसइंड बैंक में भी यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छी तेजी के बीच कामकाज यहाँ पर जरूर दिख रहा है। पिछले कुछ सेशंस में भी अगर देखें अच्छी बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड। यहाँ पर श्रीकांत, आपकी राय क्या रहेगी इंडसइंड? बिल्कुल, ये एक एक्सेप्शन है, और
इसमें अगर आप देखें तो इसने पिछले कई महीनों से एक ही रेंज के अंदर काफी बड़ी एक ट्रेडिंग एक्टिविटी बनाई है और उस ट्रेडिंग एक्टिविटी का अभी ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन भी इसने बनाया है तकरीबन 850 के करीब, और आज अगर इसकी क्लोजिंग अगर ये मैनेज कर ले अबाउट 1000 रुपए के ऊपर, तो फिर ये इस डबल बॉटम को वैलिडेट करेगा, और अगर इसे वैलिडेट करता है तो आने वाले कुछ महीनों में शायद ये स्टॉक 1100 से लेकर 1200 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इंडसइंड बैंक को एक पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 950 रुपए का, यानी 50 रुपए की रिस्क है, लेकिन अगर रिटर्न्स बनते हैं तो कम से कम 100 से लेकर 150 रुपए के बनेंगे, यानी कि 1:2 का अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। करंट लेवल से खरीदे और कोई भी करेक्शन आए तो खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 950 रुपए का। ऑलराइट, तो क्लियरली इंडसइंड बैंक करंट लेवल्स पर भी मजबूती यहाँ पर श्रीकांत जी को नजर आ रही है। स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन कीजिएगा, और यहाँ पर और ज्यादा एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं ऑफ कोर्स उससे तो इंटैक्ट ही रखा जा ही रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, राजेश जी यहाँ पर अपनी राय दीजिए। करीब 1 से 1.5%। ओके, इस बीच HDFC का कॉन कॉल शुरू हो गया है। के मिस्त्री बात कर रहे हैं, लेट्स टेक अ लुक। The merger will help the group enhance its market share consequent to leveraging on the distribution network of HDFC Bank. The bank will have access to the time-tested mortgage origination and loan servicing processes of HDFC, which have been built up over the last 40 plus years. The combined entity will be in a position to enhance operational efficiencies and offer the mortgage product seamlessly as against the current arrangement between HDFC and HDFC Bank, wherein the bank sources mortgages and acquires a predetermined percentage of the loan sourced through the assignment route. As per our estimate, 70% of the customers of HDFC and its subsidiaries do not bank with HDFC Bank, and hence the merger will provide the ability to cross-sell banking products to this large pool of customers. Presently, the bank does not source housing loans from all their branches, but only from those branches which are within close proximity of the HDFC office. Post completion of the merger, progressively, more and more of the branches of HDFC Bank will source housing loans. The merger will enable the delivery of the home offering to a large base of over 68 million customers of HDFC Bank in a seamless manner. Today, just 8% of the bank's customers have a mortgage product, and just 2% of the customers have a mortgage from HDFC. Also, under the banking structure, the features of a mortgage product can be enhanced in terms of product design, etc. Apart from the synergies mentioned above, the value of HDFC will not be depressed by the holding company discount so far as it relates to the shares of the bank. The unrealized gain on HDFC Bank shares as at March 31st amounted to rupees 1,57,118 crores. HDFC does not get full credit for this, and the market typically applies a holding company discount, which in some cases is as high as 40%. Consequent to the merger, the holding company discount will not be there, and this by itself should add over 62,000 crores to the market capitalization of the combined entity. The holding company discount will go away in as far as it relates to the shares of HDFC Bank. Thirdly, post the effective date, HDFC shareholding of 21% in HDFC Bank will be cancelled. This will open up a potential legroom of over 10% of further holding for FPIs in HDFC Bank. The cancellation will also be EPS accretive for the combined entity. Fourthly, the mortgage product will increase the asset duration of the bank's retail book. HDFC Bank currently has 11% of its assets in mortgages. Post the merger, this percentage is expected to increase to over 30% with the potential to grow much higher. Infusion of capital in the bank will no longer be a drag on the return on equity of the mortgage business. So these were some of the attractions of the merger. The bank has requested RBI for phased compliance in terms of timelines for CRR, SLR and priority sector lending requirements. The bank has also requested RBI to permit the bank to hold equity in the subsidiaries and associate companies of HDFC Limited. These requests are under consideration by RBI.
HDFC's distribution network spans 675 outlets, which include 211 offices of HDFC's wholly owned distribution company, HDFC Sales Limited. HDFC covers additional locations through its outreach program. We continue to engage deeply with all our stakeholders on ESG. Our disclosures and reports are on the website, and for further information on ESG related queries, you may engage with our investor relations team, Anjali and Conrad. During the year, the corporation's corporate social responsibility activities focus primarily on COVID-19 relief, healthcare, sanitation, education and livelihoods. Additionally, our support for the specially abled cut across all focus areas. CSR activities were conducted either directly or through the H.D. Parekh Foundation. The total CSR spend during the year was rupees 191 crores. These are some of the highlights of the results for the year ended March 31st, 2022 and the quarter ended on that date. Before I conclude, I would like to wish each one of you good health and all the very best. Please stay safe. We may now proceed to question and answers. I would request you to kindly introduce yourself and be as brief as possible with your questions. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone? चलिए, तो आप ये केके मिस्त्री को सुन रहे थे कॉन कॉल पे, और वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर पर भी कई सारे उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स दे पाएगा ग्रुप, और अब मर्जर के बाद एक बड़ा मार्केट शेयर होगा, और साथ ही बड़ी बात जो उन्होंने बोली कि 10% तक का अपसाइड ओपन हो जाएगा एफपीआईज के लिए। तो देखना होगा और क्या इंसाइट्स निकल कर आते हैं एचडीएफसी। और बहुत क्लियरली ये बात आईईसी के सामने के मंच पर भी केके मिस्त्री ने कहा था कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को ठीक तरह से शायद कम्युनिकेशन नहीं कर पाए लोगों के सामने। अजय, आपको याद है वो कम्युनिकेशन? बिल्कुल, और इनफैक्ट उन्होंने ये बात बोली थी साफ तौर पे कि अभी मई 6 को जब हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि साइलेंट पीरियड में ऑब्वियसली मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा बेनिफिट्स बताने में, क्योंकि सभी के रेगुलेशन ऐसा करते हैं। और अब आप देख रहे हैं दोनों एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली। चलिए देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहां आज एक्शन है, और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही आपको एक्शन आज देखने को मिल रहा है इंडियन होटल्स में भी। पोस्ट नंबर्स तब से ही ये बजिंग है सेक्टर स्पेस में, लेकिन और कहां क्या क्या पसंद आता है। उसके अलावा आपको एल्यूमिनियम काउंटर्स भी आज सर्ज दिख रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड एक्शन बाजार में जिन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, और साथ ही नेस्ले इंडिया, डाबर, यहां पर एक्शन है बिफोर ब्रिटानिया रिजल्ट्स एंड पोस्ट HUL's गुड नंबर्स। तो एक रब ऑफ इफेक्ट होना चाहिए क्या राजेश इसे कह सकते हैं कि ब्रिटानिया से अब क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? चार्ट्स पे कैसे दिख रहे हैं आपको ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से दोनों ही काउंटर, नेस्ले और ब्रिटानिया? सो प्रियंका जी, देखिए ब्रिटानिया में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है स्टॉक में। हालांकि जो नियर टर्म चार्ट पे जो सपोर्ट एरिया थे करीब 3260 के आसपास के, वो लेवल के आसपास ही अब ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि आज के सेशन में जिस तरीके से लोअर साइड से एक रिकवरी का ट्रेड बना है स्टॉक में, हमें लगता है अगर आज की क्लोजिंग अगर इसकी 3280 3290 के ऊपर अगर होती है तो ये स्टॉक में थोड़ा सा अपसाइड का ट्रेड और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हालांकि 3400 के आसपास इसके लिए एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, वो काफी चैलेंजिंग है। जब तक ये 3400 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तो हमें लगता है कुछ समय के लिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन का दौर और इसमें कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो 3200 से लेकर 3400 ये एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें लगता है कुछ समय के लिए रहेगा। बट अभी हमें लगता है कि जिस तरीके से लोअर बैंड से स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 3200 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और अपसाइड में ये पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है 3350 से 3400 की तरफ। अगर उसके साथ में अगर हम नेस्ले का सेटअप भी देखें तो नेस्ले में जिस तरीके का सेटअप बना हुआ, ये एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 18550 से लेकर 18560 की जोन में। और ये काफी इंटरेस्टिंग सेटअप बना हुआ है। अगर हमें लगता है ये लेवल का ब्रेकआउट अगर होता है तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, क्योंकि काफी समय से स्टॉक ने एक लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन किया और अब अपनी ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो आज के सेशन में अगर ये 18550 18560 या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल क्रॉस होते तो ये अपसाइड का ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 19200 की तरफ भी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। तो इसमें
भी है हमारी बाय करने की सलाह है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 18,150 का स्टॉप लॉस रख के नेस्ले को भी बाय किया जा सकता है। बात नेस्ले की हो रही है, लेकिन ब्रिटानिया भी फोकस में है बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, और जिस लाइट में दूसरे मैनेजमेंट्स के कमेंट्री आई है, ब्रिटानिया भी डेज हाई पे अहेड रिजल्ट्स। विनी से समझते हैं कि नंबर्स कैसे हो सकते हैं, बताइए विनी। ब्रिटानिया अपने Q4 FY22 के नंबर्स पोस्ट करने वाले हैं। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है रेवेन्यू ग्रोथ की अराउंड 10% की एक्सपेक्टेशन है, और मेनली ये जो ग्रोथ होगी वो प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी, और वॉल्यूम लो सिंगल डिजिट में एक्सपेक्टेड है। तो प्राइसिंग लेड ग्रोथ है, वॉल्यूम है अराउंड लो सिंगल डिजिट, 2% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। नाउ वॉल्यूम ग्रोथ को क्या इंपैक्ट कर रहा है, मेनली रूरल वीकनेस है, ग्रामेज रैशनलाइजेशन भी हुआ है उनके LUPs में, और उसके अलावा रिड्यूस्ड इन होम कंजम्पशन में भी ये फैक्टर्स जो है वॉल्यूम ग्रोथ को ओवरऑल इंपैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बॉटम लाइन बात करते हैं वहाँ पे डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 4% की डिक्लाइन है, और मार्जिन्स में प्रेशर तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि 14.7% पर मार्जिन एक्सपेक्टेशन है। तो वो है ओवरऑल कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो 150 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है। मेनली देखे वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती रही है। उनके रॉ मटेरियल्स जो मेन प्रोडक्ट है वो वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी जारी है, तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आ रहा है। उसके अलावा मेनली जो कमेंट्री में है वो आउटलुक क्या है, आउटलुक रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का क्या है, प्राइस हाइक का क्या आउटलुक है आगे जाते हुए। उसके अलावा कमेंट्री डाउन ट्रेडिंग कुछ दिख रही है कंपनी को, और कंपनी के कमेंट्री प्लान्स क्या है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो वॉच आउट करेंगे। कुछ एक स्टॉक में कुछ खासा आज इंटरेस्ट आ गया, और वो है कैनफिन होम्स। 10% स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे F&O स्टॉक है। जरा इस पे चार्ट से देख के बताइए, क्योंकि ये मैनेजमेंट डिलीवर कर रहे हैं अपनी कमेंट्री के हिसाब से। अगर आप लास्ट 1 साल का ग्राफ देखें और आप मैनेजमेंट को ट्रैक भी करें उनकी कमेंट्री को, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइडेंस के हिसाब से नंबर आते जा रहे हैं, तो बाजार काफी इसको पसंद कर रहा है, और नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी भी आती है। अब 650 पे आ गया है। चार्ट्स पे क्या लगता है? जी हाँ, देखिए कुछ आज हमने ये स्टॉक के ऊपर एक डिस्कशन किया था, जिसमें यही एक बहुत क्लियर व्यू है कि ये एक रैंक आउट परफॉर्मर हो सकता है। एंड दिस इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज मूवमेंट, जो ओवरऑल हम हाउसिंग स्पेस में एक्टिविटी देख रहे हैं उसके चलते। इनफैक्ट आप ही के शो में मैंने 1 या 2 बार शायद इसको ऑलरेडी बाय साइड पे रेकमेंड किया था, इवन व्हेन द स्टॉक वाज इन स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग मोड। तो मेरा वो जो व्यू है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, इसमें और बहुत बड़ी तेजी आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में, वो अभी बरकरार है। और अगर कोई यहां से बाय करता है तो जैसा मैंने कहा 700 720 के टारगेट्स के लिए से बाय कर सकते हैं, और कहीं पास में अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 620। देखिए पूरे ही ओवरऑल हाउसिंग स्पेस में आप कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, आप होम इंप्रूवमेंट थीम ले लीजिए, जो हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, उनमें ही अगर तेजी आनी है तो हाउसिंग फाइनेंस विल नॉट बी टू फार, राइट? सो ऑल थिंग्स पुट टुगेदर कैनफिन होम लुक्स लाइक अ बाय इवन फ्रॉम हियर। ये रहेगा कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद आज शायद ना लेना चाहें, थोड़ा सा डिप आने दीजिए तब भी बाय कर सकते हैं। पे ऑफ प्रोफाइल वहां से बेटर हो जाएगा, बट द स्टॉक रिमेन्स इन एन अप ट्रेंड एंड द कॉल वुड बी बाय। कैनफिन होम स्ट्रांग है और इसीलिए हमारे रडार पर है। फिलहाल डिप का इंतजार करें, ये राय। चलिए अब संजीव जी से जुड़ने का वक्त हो चुका है। संजीव जी गुड आफ्टरनून। ट्रंकेटेड वीक है, कल तो बाजार बंद है, और आज जो हम देख रहे हैं वॉलेटाइल एक्शन और कमजोरी अब फिलहाल दिख रही है। आप बताइए अभी क्या करना है? मानसी जी सुबह से तो कमजोरी कम हो गई है। इनफैक्ट अभी तो बाजार रिकवर भी कर रहा है संजीव जी। थोड़ी देर पहले हमने तमाम इंडेक्स में रिकवरी देखी है। तो अभी तो शुरुआत है मानसी जी, क्यों चिंता करते हैं? परसों खुलेगा ही जोर से ग्रीन में। जिन्होंने बेचना था बेच चुके हैं, फ्राइडे को ही शॉर्ट पोजीशन है, अभी आज नहीं इन्वाइट करेंगे तो देन यू आर लेफ्ट टू चांस। और दूसरा, जैसे आपको कहा, कमोडिटीज आर लीडिंग द फ्लो, तो कोई दो राय नहीं, मार्केट्स आर लुकिंग एक्सट्रीमली गुड टू बाय एंड इंडिया इज एन आउट पर। उसका सिंपल कारण है मानसी जी, आप देखिए सोने का भाव चल नहीं रहा, बॉन्ड यील्ड में सब कुछ प्राइस्ड है, तो वेयर डू यू गो? You go to emerging markets and you go to India. Okay, that is your demographics. So the demographic premium of India stands out. चाहे वो आप नेस्ले हो या टाटा स्टील हो या इन्फोसिस हो
यही शेयर आपको बहुत जोर से चल के देंगे। आईटी इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, यू विल सी एटलीस्ट एट 15% कमबैक बोथ इन नैस्डैक एंड इन आईटी स्टॉक्स। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं, एक सुबह का है, 2 अब है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी संजीव जी बताएं। तो पहली बात तो सेल इज हिटिंग अ फ्रेश मॉर्निंग हाई अलोंग विद टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू। सेल यहां से 107 का भाव दिखेगा, आपको पता भी नहीं लगना। सेल दिस क्वार्टर एबिटा पर टन विल बी द हाईएस्ट एवर। तो बने रहिए सेल में, जो आपको सुबह दिया था 108 का टारगेट, 92.50 का स्टॉप लॉस, और अगर और ऐड कर सकते हैं तो करिए। दूसरा पिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, द बेस्ट नंबर्स एवर विल कम फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और आपके पास ऑर्डर फ्लो और डिफेंस में देयर इज नो ब्रेनर। दे स्टॉक एक्चुअली तो 2200 रुपए जाएगा, लेकिन अभी आप 1535 का स्टॉप लॉस रखिए, 1700 का टारगेट। और तीसरा पिक डीएलएफ, मुझे लगता है डीएलएफ इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड एट दीज लेवल्स ऑफ 365, 367, 360 का स्टॉप लॉस रख दिए, 385 का टारगेट। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून संजीव जी। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट बैंक्स देखिए अब हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी अच्छा खासा रिकवर हो गया और यूएस मार्केट्स भी प्लस में है। तो लग रहा है कि बहुत हद तक बाजार डाइजेस्ट कर रहा है फेड के एक्शन को। तो यहां से यानी अगर वर्स्ट या फिर बुरी चीजें डाइजेस्टन कर ली हैं तो बाजार को तो ऊपर ही जाना है। ऐसे में बैंक स्पेस से आप कोई कॉल देंगे क्या संजीव जी? नहीं, बैंक्स में मुझे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक इस भाव पे बहुत पसंद है, और बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों मेरे 4 प्रेफर्ड पिक है। आईडीएफसी फर्स्ट के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन एसेट आने में, रिटर्न ऑन इक्विटी आने में टाइम लगता है बिकॉज इक्विटी बेस लार्ज है, बट द नंबर्स एंड द निम्स, देयर इज नो अदर बैंक व्हिच इज डूइंग निम्स ऑफ 6.3। So I have faith in IDFC First Bank. As a disclosure, we are invested in that. That is a dark horse. It will show you color maybe in the next two quarters. ये अभी कमेंट्री आना शुरू हुई है एचडीएफसी बैंक। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक भी इस समय डेज हाई पे है, एचडीएफसी लिमिटेड भी डेज हाई पे है, और दोनों के मैनेजमेंट्स ने ये इंडिकेट भी किया है कि एक बार नंबर्स एक बार हो जाएं, उसके बाद हम खुल के बता पाएंगे कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर में क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि साइलेंट पीरियड में थे, उस ट्रांजैक्शन को शायद बाजार को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और अभी कॉनकॉल से बात आ रही थी कुछ एफआईआई की एक्स्ट्रा बाय करने की भी लिमिट बढ़ रही है, उसमें गुंजाइश बढ़ रही है। आप इस कमेंट्री को कैसे एनालाइज कर रहे हैं संजीव जी? नहीं, बिल्कुल अजय जी, इन 2 years दिस विल बिकम अ बेहेमोथ। आप ऐसी इंस्टीट्यूशन बना ही नहीं सकते। तो आई थिंक जिन्होंने लॉन्गर टर्म प्ले करना है वो करना है। आपको पता है इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि म्यूचुअल फंड्स की ओवर ओनरशिप, बिकॉज दीज आर ब्लू चिप। बट कहीं भी मेरे कोई दो राय नहीं, दीज आर गोइंग टू बी ह्यूज आउट परफॉर्मर्स इन द नेक्स्ट 2 years, और आपको अभी से ही शुरुआत करनी है लेने के लिए। राइट। इनफैक्ट अब देखिए ना, एचडीएफसी की कॉन कॉल के बाद से आप देखिए पूरे बैंकिंग स्पेस में किस तरह से बाजार, और जो क्लियरली होल्डिंग कंपनी को रिमूव करने की अब बात की जा रही है, जिससे लगभग 62,000 करोड़ मार्केट कैप में ऐड होंगे। वो एक बड़ा ट्रिगर है शायद बाजार को, जो पसंद आ रहा है आज। बिल्कुल ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपनी पिक्स हमसे शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। चलिए, बाजार इस वक्त एक पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है। इनफैक्ट अच्छा पुल बैक अटेम्प्ट होते हुए बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा फिर करेक्शन हुई है, लेकिन लुक्स लाइक कि सारे के सारे बाजार फैक्टर्स जो है, आज हम जो अभी ऑफलाइन में डिस्कस कर रहे थे, सारे के सारे बाजार में अगर बुरे पॉइंट्स या मेजर ट्रेमर्स जो हैं अगर वो डिस्काउंटेड हो जाते हैं, तो यहाँ से तो बैंक्स हो, फाइनेंस हो, सारे स्पेसेस को ब्लू स्काई जोन दिख सकता है। इनफैक्ट प्रियंका, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है, और आपने बात छेड़ी दी है तो मैं पूरी कर देता हूं उसको। और वो ये है कि मैंने ओवर द वीकेंड, और इनफैक्ट अभी भी आधा घंटा पहले, सम ऑफ द जो बाजार के महारथी जिन्हें कहते हैं, चाहे वो बड़े फंड मैनेजर्स हो, स्ट्रेटेजिस्ट हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बाजार खबरी, सबसे मैंने बातचीत की ओवर द वीकेंड भी। और एक बात ये निकल के आ रही है, दीज आर सीरियस पीपल इन द मार्केट। स्मॉलेस्ट पर्सन जो है वो 500-700 करोड़ का पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो ये लोग काफी इंगेज्ड है बाजार में, और हर डेटा पॉइंट को ये लोग बारीकी से, मेरा ये व्यू है जो कि इस समय 100 में से 99 लोग मंदी में है बाजार में। इज इट फॉर राइट और रॉन्ग, मैं ये नहीं कह सकता। मैं आपको व्हाट आई एम गैदरिंग फ्रॉम द स्ट्रीट, ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि 100 में से 99 लोग इस समय मंदी में हैं। और आप किसी भी बाजार के आदमी से बात करिए, वो आपको 10 नेगेटिव्स गिना देगा। दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि पोजीशनिंग क्या है बाजार की, काफी शॉर्ट पोजीशनिंग है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ट्रिगर रनवे रैली का ना हो, लेकिन
नेगेटिव सब टेबल पे हैं और क्राउडेड बोट जो है वो नेगेटिव साइड पे है, ये मैं कहना चाहूंगा। बाजार के दिग्गज तो मंदी में है, ये आप बता रहे हैं, लेकिन व्यूवर्स जो फिलहाल इस मंदी की मार झेल रहे हैं या फिर जो सेल्स यहाँ पर बाजार में हम देख रहे हैं, उन्हें एक बार अपनी एडवाइस या कुछ अगर आप बताना। देखिए, ऐसा है कि बाजार जो है वो कंसेंसस को ऑब्लाइज कम ही करता है, ये क्योंकि आज बफेट का माहौल है और मंगर साहब का माहौल है, वीकेंड उन्हीं का था। तो मैं आपसे और अपने सारे पैनलिस्ट से एक कहावत, उनकी एक प्रोवर्ब जो उन्होंने बोली है, एक कोट, वो शेयर करना चाहूंगा कि बाजार, द मार्केट इज डिजाइन टू फूल मोस्ट पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा बोलते हैं कि बाजार जो है वो ऐसे तरह डिजाइन हुई है कि ज्यादातर के लोग जो है ज्यादातर रॉन्ग पढ़ते हैं और फ्यू पीपल सही बढ़ते हैं और उनके पास बहुत पैसा आ जाता है। तो ये बात है और इसीलिए हम, आप देख रहे हैं 17,000 पे बार बार डिप बाय हो रही है। 17,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो टूट के नहीं जा रहा है। इनफैक्ट ये डेटा निकालेंगे तो आपको 1.5-2 हफ्ते में दिखाई देगा कि 4-5 बार, इनफैक्ट एनी ऑफ यू, राजेश, कुश, आपके पास ये डेटा है क्या इस समय स्क्रीन पे कि लास्ट 2 महीने में कितनी बार निफ्टी 17,000 के जोन से सपोर्ट खा के ऊपर बढ़ा है? कि कोई दिखा सकता है? श्रीकांत, आपको कुछ आइडिया है तीनों में से? आप किसी में कोई भी बता सकता है? ओके, फाइन, हम डेटा ये निकाल के लाते हैं। बट जो इस समय रिकवरी आ रही है, एक बार इंटरडे ग्राफ दिखाइए। बैंक निफ्टी में 550 पॉइंट की रिकवरी है और उसमें से बहुत बड़ा योगदान HDFC बैंक का भी है। क्लियरली 40-45 रुपए तो डेज लो से वो इंक्रीज हुआ है। ये देखिए, बड़ी सी कैंडल आपको, और निफ्टी भी लेके आई है। निफ्टी भी बेरली अब 35-37 पॉइंट रह गया नेगेटिव में, तो सॉलिड रिकवरी है। तो क्या लेके जाना चाहिए? 3:15 हो रहा है। तीनों, श्रीकांत, राजेश और कुश, आप कुछ बीटी, हाँ श्रीकांत प्लीज बोलिए। बिल्कुल, तो अजय जी देखिए, अगर निफ्टी की अगर बात करें तो 17,000 के नीचे तो ये कई बार गया है, लेकिन 16,800 ये एक इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए सपोर्ट बना है। और कई बार, यानी कि अगर आप देखें तो जो हमने सबसे बड़ा फॉल जो देखा था नवंबर दिसंबर में, तब कई बार मार्केट ने 16,800 को चेस किया और इवेंचुअली वहां से अच्छी रिकवरी देखने मिली। नो डाउट कि एक बार अच्छा खासा ड्रॉप भी देखा हमने, लेकिन उसके बाद कभी भी अगर मार्केट गिरा है तो 16,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे वर्क कर रहा है। और इसी वजह से हमें लगता है कि 17,000 के नीचे शायद मार्केट डिप भी हो सकता है, जैसे आज हुआ था। लेकिन उसके बाद 16,900, 16,950 के करीब सपोर्ट लेके वापस मार्केट रिकवर हो रहा है। तो अगर इस मार्केट को एक ब्रॉडर एक एंगल के साथ अगर देखें तो ये मार्केट जो फंसा हुआ है वो 16,800 और 17,800 इस बड़े रेंज में अटका हुआ है। और जैसे 17,800 के करीब आता है, बुकिंग आ जाती है, 16,800 के आसपास आता है, तो कोई ना कोई बड़ा स्टॉक, जैसे कि इस बार रिलायंस चला था और पिछली बार रिलायंस चला था, और इस बार के फॉल में हमें लगता है कि HDFC ट्विंस ये सपोर्ट करेंगे। तो ब्रॉडर अगर मार्केट को देखें तो हमें लगता है कि ये मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड रहेगा जब तक कोई स्पेसिफिक इवेंट क्लियर ना हो जाए, जैसे कि फेड की मीटिंग है और उसमें जो क्लियर एक आउटकम आएगा उसके बाद पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे, जैसे कि मेटल्स में भी बात की थी थोड़ी देर पहले कि जिंदल स्टील एंड पावर अच्छा लगता है, अगर इसके बाद अगर कोई स्टॉक देखना है तो हमें लगता है कि फिर HDFC बैंक को देखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 1400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 1440 से लेकर 1450 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 1380 रुपए का। ये तो चलिए, यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में श्रीकांत स्टील स्पेस पर भी फोकस कर रहे हैं और स्टील कीमतों में जो बढ़त देखने को मिल रही है लगातार कंपनियों के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट्स क्रिएट कर रही हैं। इस बीच टाटा स्टील के नंबर्स भी आने वाले हैं। टाटा स्टील के नतीजे कैसे आ सकते हैं, अनुमान लेकर अशेषा हमारे साथ जुड़ी है, उनसे समझते हैं। अशेषा, बताएं टाटा स्टील के नतीजों से अनुमान क्या है? क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो टाटा स्टील से हम इस क्वार्टर में फ्लैट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई मेजर ग्रोथ या डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है टाटा स्टील से, बिकॉज स्टील प्राइसेस इस क्वार्टर में अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, बिकॉज जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के कारण इंडियन स्टील प्लेयर्स को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन कोकिंग कोल प्राइसेस में भी हमने अच्छा खासा इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में, और इसी के चलते बॉटम लाइन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 66,750 करोड़ के
आसपास आ सकता है, जो 10% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और 33.5% का ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन में हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, 200 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। कोकिंग कोल प्राइसेस इस क्वार्टर में नियरली डबल हो चुके थे और इसी कारण बॉटम लाइन पे हम थोड़ा सा इम्पैक्ट देख सकते हैं इस क्वार्टर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,600 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 44.5% का इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन फ्लैट नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर। बाकी नंबर्स की बात करें तो इस क्वार्टर में रियलाइजेशन एडजस्टेड एबिटा पर टन में हम 3,000 रुपीज़ पर टन का डिक्लाइन दे सकते हैं और इसका कारण यही है कि इनपुट कॉस्ट स्पेशली कोकिंग कोल में हमने बड़ा जंप देखा। यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो वो अच्छा रिपोर्ट कर सकता है इस क्वार्टर में, वो बिजनेस में अच्छी खासी तेजी देख सकते हैं और इसका कारण ये है कि स्टील प्राइसेस अच्छे थे, स्टील वॉल्यूम्स अच्छे थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूरोपियन बिजनेस के लिए इतना नहीं बढ़ा जितना इंडियन बिजनेस के लिए बढ़ा है। वैल्यूएशन की बात करें तो FY23 एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर 6.5-7 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो सिक्वेंशियली फ्लैट क्वार्टर हम इस बार टाटा स्टील से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली आशीषा शुक्रिया टाटा स्टील के नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। एक्सपर्ट से भी एक बार राय जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बताएं, बाजार में एकाएक रिकवरी आखिरी कुछ घंटों में हमने देखने को मिली है, पूरा दिन एक वॉलेटाइल सेशन रहा। अभी फिलहाल स्टॉक्स कौन से आप रीड कर रहे हैं, मार्केट पर आउटलुक क्या देख रहे हैं? जी, आई थिंक सुबह की जो अलार्म थी वो फॉल्स थी मार्केट में डाउनसाइड में, तो ये एक अच्छा सिग्नल था मार्केट्स के लिए, बिकॉज फॉर्चुनेटली वी कुड नॉट ब्रेक द 16,800 मार्क। मैं तो इसको पॉजिटिवली लूंगा, बट लास्ट हाफ एन आवर में नॉट जस्ट द इंडेक्स रिकवरी बट एक जो लार्ज कैप स्टॉक्स की जो रिकवरी है वो भी बहुत उम्दा और बढ़िया हुई है। हम जनरली रिलायंस और HDFC ट्विंस की बात करते हैं, बट अगर हम आज की प्राइस रिकवरी देखें तो जी एंटरटेनमेंट अच्छा रिकवर कर रहा है। मेटल स्टॉक्स में बहुत अच्छी रिकवरी आई है। काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में लाइक इंडसइंड बैंक एक्सेट्रा, जो हम ट्रेडिशनल बैंकिंग स्टॉक्स पे जो हम ज्यादा जोर देते थे, उनके अलावा हटके सारे स्टॉक्स में रिकवरी आई है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट एक नियर टर्म बॉटम फॉर्म कर ले यहाँ पे। अगर IT स्टॉक्स में जैसे कि TCS इन्फोसिस में मेरे अनुमान से अगर एक माइनर सी रैली या रिकवरी आती है तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है कि काफी सारे जो बीटन डाउन सेक्टर्स है वो शायद वापस से एक बाइंग जोन में आ सकते हैं। तो मेटल्स, IT, ये दोनों सेक्टर्स जो बीटन डाउन थे इनमें रिकवरी आ सकती है और होपफुली बैंकिंग स्टॉक्स में शायद जो मूड है वो और ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इस लिहाज से मैं 2 बाय कॉल रेकमेंड करूंगा। अगेन थोड़े से ऑफ बीट स्टॉक्स है, बट जो मेरा फोकस है वो इन स्टॉक्स में कि बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। पहला रहेगा ग्लोबस स्पिरिट पे। जनरली हम स्टॉक्स की ज्यादा बात नहीं करते, बट आज स्टॉक ने एक बहुत क्लासिकल बॉटम फॉर्मेशन सिग्नल दिया है। आर्ली चार्ट्स पे RSI डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने 1350 पे एक अच्छा बेस बना दिया है, तो ग्लोबल स्पिरिट मेरा पहला स्टॉक रेकमेंड करूंगा। 1500 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1350। और MRF जो मैंने लास्ट वीक भी रेकमेंड किया था, मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल चार्ट बन रहा है। स्विंग पैटर्न ब्रेकआउट कंसिस्टेंटली स्टॉक 70,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 71,500 का स्टॉप लॉस ऑन MRF, टारगेट्स 74,000। नाल, आपने सही बात बोली कि ये फॉल्स अलार्म था और मार्केट डेज हाई पे आ गया, लेकिन ये छोटा फ्राइडे आया नहीं, विच इज टुडे, और ग्लोबल स्पिरिट्स आपके रेडार पे आ गया। आपके स्पिरिट्स ऑलरेडी हाई हो गई लग रहा है। एक्सटेंडेड वीकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, ये बात तो सही है कि देखिए 17,100 की तरफ जाते हुए इस समय कुछ और BTST ट्रेड्स या कल के ब्रेक के पहले रिस्क नहीं करना चाहिए। राजेश खुश, श्रीकांत श्रीकांत आपने तो बताया, राजेश आप बताइए कुछ ट्रेड लेने चाहिए इस समय? तो अजय जी देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके से ये स्टॉक में अब लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड बना और डे हाई की तरफ स्टॉक अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसके नियर टर्म सेटअप को भी एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 7-8 दिन का एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो ये डेली सेटअप के हिसाब से करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस में जिस तरीके का मूव बना ये कैरी होते हुए दिखना चाहिए। कल के सेशन में भी 389 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टारगेट आना चाहिए करीब 400-405 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो ये स्टॉक को 382 के स्टॉप लॉस से BTST पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। और जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें कैश सेगमेंट से अट्रैक्टिव लग रहा है वो देखें तो एक वोल्टेम
का स्टॉक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में हालांकि लिक्विडिटी थोड़ी सी लो है, लेकिन लोअर साइड से जिस तरीके से अब इसमें एक बेस फॉर्मेशन बन के अब स्टॉक रिवर्सल के साइन दे रहा है, ये स्टॉक हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे अगर बाय करते हैं तो ये स्टॉक के टारगेट हमें लगता है 2020 से 2040 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो लो क्वांटिटी में इसमें ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 1921 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 1880 का। ऑलराइट, ये हो गया LIC हाउसिंग फाइनेंस जो कैनफिन होम्स के डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन एक स्टेप बैक लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना व्यूअर्स के साथ जरूरी है, और वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूरोप विजिट। बहुत समय के बाद यूरोप जा रहे हैं, जर्मनी से शुरुआत कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूरोप इस समय फोकस में है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस रीजन में। यूरोप, जर्मनी इन पर्टिकुलर लार्जेस्ट यूजर है रशियन गैस का, और लास्ट 15 दिन में या एक महीने पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट एवरी ग्लोबल लीडर जो मैटर करता है, यूएस से NSA डेप्यूटी NSA दिलीप सिंह आए, यूएस के विजिटर्स आए, यूके से बोरिस जॉनसन खुद आए, चाइनीज मिनिस्टर्स आए, रशियन मिनिस्टर्स आए। लास्ट 1-2 महीने में अमाउंट ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स और मिनिस्टर्स जो इंडिया में आए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि इंडिया इस समय ग्लोबल स्टेज पे अराइव कर रहा है। एक तरफ इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है अक्रॉस द वर्ल्ड, एक स्लो डाउन के माहौल में भी एक स्टैंडिंग लाइट है, और बट उसके अलावा इस समय एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बी इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। अगर आप सिंपल तरीके से समझें, इकोनॉमिक सुपर पावर हो रही है इमर्जिंग, बड़ा मार्केट है, पॉलिसीज मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जो है इतने सारे सेक्टर्स में आ रहा है कि कंपनीज यहां आके जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, एक्विजिशंस करना चाह रही है। तो इसके चलते ये इंपॉर्टेंट है मीट देखना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यूरोप विजिट स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मनी। आइए हम दानिश से सुनते हैं, राइट ऑन ग्राउंड है वो यूके में, और उन्होंने टॉप लोगों से बात की वहां पे, वो भी इस मैटर के ऊपर कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। दानिश। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना यूरोप का दौरा शुरू किया है यहां बर्लिन से, जहां उनके होटल पर भारतीय समुदाय के लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आगे प्रधानमंत्री भेंट करेंगे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से, और बड़ी खबर ये आ रही है कि जर्मनी भारत को G7 की मीटिंग में एक न्योता देने वाला है अटेंड करने के लिए। पिछले साल भी यूके ने भारत को न्योता दिया था G7 में हिस्सा लेने के लिए। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से भारत को देखा जा रहा है वर्ल्ड स्टेज पर एक अहम भूमिका निभाते हुए। जर्मनी और इंडिया के बीच यूक्रेन को लेकर क्या चर्चा होगी और किस तरह का स्टेटमेंट दोनों देश के लीडर्स देंगे, इस पर भी बहुत ही करीब से यहाँ यूरोप के मीडिया और दूसरे देश नजर लगाए बैठे हैं। जर्मनी पर खुद ही आरोप लगता आया है कि रशिया का गैस अभी भी वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इस संदर्भ में दोनों देश क्या कुछ कहते हैं यूक्रेन पर बहुत ही मायने रखता है। और उसके अलावा जर्मनी जो यूरोप का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है, वो चाह रहा है कि भारत की जो युवा है, भारत का जो टैलेंट है, उसका इस्तेमाल जर्मन इकोनॉमी में किस तरह से किया जा सके, इसको लेके भी दोनों देशों के बीच चर्चा होने वाला है। तो मतलब वीजा रिजीम को किस तरह से रिलैक्स किया जा सके, किस तरह से उसे पेश करे जर्मनी, ताकि भारत से जो युवा है और जो भारत का टैलेंट है वो जर्मनी में आना पसंद करे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट कलीग उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी यहाँ पर बर्लिन में हैं, और दोनों की भी चर्चा यहाँ पर जर्मन के मिनिस्टर से हुई है। प्रधानमंत्री का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है, तो बहुत ही अहम है। और उसके अलावा ये पहला वक्त है जब प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर से मिलेंगे उनकी नियुक्ति होने के बाद। हालांकि प्रधानमंत्री ने उनसे पहले भी G20 में मुलाकात उनकी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है ये दोनों देशों के बीच, और एक प्लेनरी सेशन होने वाला है जहां दोनों लीडर्स समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे डिस्कशंस का, और उसके अलावा आइडेंटिफाई करेंगे कि और विषयों पर कौन से नए विषयों पर कॉपरेशन हो सकता है दोनों देशों के बीच। बर्लिन से दानिश खान।
राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्लब करके हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी छोटे बच्चों के साथ भी वहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल और काफी ट्रेंडिंग भी है इस वक्त। चलिए, इस पूरे मैटर से जो भी अपडेट्स होंगे हम लगातार आप अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते रहेंगे और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप लगातार अपडेट्स भी देख सकते हैं। अब हमारे साथ नरेश मिरानी भी बने हुए हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। आप कैसे देख रहे हैं, क्या रेंज ऊपर की तरफ खुली है? आपको लगता है सम अपसाइड हैज ओपन अप? वही रेंज में 16,850, 800 डाउनसाइड पर, 17,400 ऑन द अपसाइड। बट आज का जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है ग्लोबल मार्केट्स की तरफ, वो एक ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही अगर ग्लोबल मार्केट में रिकवरी आएगी तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रांग होगा इंडियन मार्केट्स में। ये देखना है कि थर्सडे जो होगा, वेडनेसडे नाइट जो फेड मीट का एक इवेंट ओवर हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और बढ़ जाना चाहिए। ओवरऑल पॉजिटिव है जब तक 16,800 बरकरार है। इसमें आपकी पिक्स क्या होंगे नरेश? दो पिक्स, एक बाय ऑन यूपीएल जो 830, 840 के ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 840 के ऊपर सस्टेन करने पे क्विक मूव आ सकता है 920 तक, स्टॉप लॉस होगा 790। दूसरा होगा एक डिफेंसिव पावर ग्रिड जिसने एक अच्छा रीटेस्ट कर चुका है 220, 225 बैंड का जो सपोर्ट है और वहां से रिवर्स कर रहा है। ऑन डिप्स ये बाई बनता है और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि एक नया हाई बनना चाहिए, नया ऑल टाइम हाई। स्टॉप लॉस 225, टारगेट 255। पावर ग्रिड और यूपीएल ये दो कॉल्स रहेंगी, लेकिन अभी भी रेंज जो है 16,800 से 17,400 के ऊपर, लेकिन ऊपर की तरफ फिर भी एक ओपन अप आउट परफॉर्मेंस को देखते हुए नरेश को लग रहा है कि यहाँ पॉसिबल है कि हम ऊपर की तरफ दिखें। चलिए, एक बार बीटीएसटी ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। खुश, आपके बीटीएसटी ट्रेड्स क्या होंगे? वैसे तो मार्केट्स वॉलेटाइल है, ओवरनाइट ट्रेड अवॉइड करिए बिकॉज हॉलीडे है, बट एज दे से द शो मस्ट गो ऑन। अगर कोई ट्रेडर्स यहाँ से ट्रेड लेना चाहें, टाटा पावर का एक स्टॉक है जो काफी समय से एक अच्छे परफॉर्मेंस के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। इसमें एक नया मूव आते हुए दिख रहा है। आज ही के आज अगर हम इसके आउट परफॉर्मेंस देखें वर्सेस द मार्केट तो ये काफी एनकरेजिंग है। कॉल ऑप्शन डेटा जरा सा सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक के लिए, लेकिन जिस तरह से इसके इंडिकेटर्स टर्न हो रहे हैं, शायद जो उसमें सेलिंग थी ये खत्म हो चुकी है। यहाँ से एक नया बाइंग का अपमूव इस स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। तो टाटा पावर एक स्टॉक है, अगर कोई बीटीएसटी के हिसाब से लेके जाना चाहें तो बाय कर सकते हैं। 275 का यहाँ पे टारगेट होगा, और अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो 240, 239 के जो जोन्स हैं इसके आसपास स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 240 का स्टॉप लॉस एंड 275 के टारगेट्स के लिए टाटा पावर बाय कर सकते हैं। पोजिशनली भी दिस कैन बी केप्ट एज अ लॉन्ग पोजिशन। ये आपने अच्छी बात बोली कि वीकेंड है तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, भले ही पर्कअप हो गया। मिड कैप नेम्स में कुछ नाम निकालते हैं, और वो जैसे जीएचसीएल एक नंबर है, सॉलिड नंबर आया था 10%, अभी भी 6-7% ऊपर है, लेकिन ओवरऑल एक सेंस ये आ रहा है कि काफी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स काफी अच्छी है। कमेंट्री भी ठीक सी आई थी। जीएचसीएल 660 रुपए का स्टॉक है, वो लेके आई है एक बार, इनफैक्ट उसका लंबा ग्राफ भी लेके आई है। श्रीकांत, आपने जीएचसीएल के चार्ट्स को देखा है क्या? बिल्कुल अजय जी, इनफैक्ट ये हमारे काफी क्लोज ट्रैक में है, और इस इनफैक्ट पिछले 4 या 4 दिनों से अगर आप देखें तो इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, और स्टॉक ने जो एक लंबा वक्त निकाला था 600 से लेकर 500 के रेंज में, उसके बाद का ये ब्रेकआउट है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखें तो ये एक क्लियर कट एक बुलिश ट्रेंडिंग पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, और अगर एक्सटेंशंस को अगर हम यूज करें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 750 से लेकर 800 के लेवल्स दिखा सकता है, और इवेंचुअली 1000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न में है, लेकिन अभी चूंकि ये स्टॉक अपने प्रीवियस लो से काफी चल चुका है, तो कोई भी करेक्शन अगर आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन इन द मार्केट, तो वहां पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। इस लेवल पे ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता है, बट अगर इन्वेस्टमेंट करना है, एक लंबी अवधि का अगर नजरिया रखना है, तो बिल्कुल हमें लगता है कि इस लेवल से भी इसे खरीद के चल सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। राजेश, आप कैसे देख रहे हैं? बैंकिंग स्टॉक्स अब देखिए कितने रिकवरी अच्छी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अब 100 पॉइंट्स ऊपर है, 36,000 के ऊपर है यहाँ, और एचडीएफसी बैंक आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वो जरूर यहाँ पर मूवर और लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा है। पोस्ट द कॉन कॉल भी एक बड़ा रीजन है। एचडीएफसी लिमिटेड अब 1.5% की तेजी के साथ है। राजेश, आपका क्या व्यू रहेगा? आप कौन से सेक्टर पे बुलिश होंगे, अगर होंगे तो?
तो प्रियंका जी, हम केमिकल स्पेस पे यहाँ पे फोकस किए हुए और हमें लगता है केमिकल स्पेस में जिस तरीके से एक्यूमुलेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, वहाँ पे हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव या एक रैली पूरे सेक्टर में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो F&O की बात करें तो F&O में तो हमारा प्रेफर्ड पिक अभी यहाँ पे दीपक नाइट्राइट है, और अगर कैश सेगमेंट में जाएंगे तो हम नोसिल पे यहाँ पे फोकस किए हुए। तो दीपक नाइट्राइट का जिस तरीके का सेटअप अभी बना हुआ है, यहाँ पे लगता है 2300 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफी समय से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप दीपक नाइट्राइट के बने हुए, ये स्टॉक में सूनर और लेटर एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखेगा और स्टॉक 2400 की तरफ यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे बाय करने की सलाह है। 2260 के स्टॉप लॉस से दीपक नाइट्राइट पहला स्टॉक है, और सेम सेगमेंट में हमें नोसिल भी यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। नोसिल में आज काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। स्टॉक ने करीब 10 से 12 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन बने, हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे करीब आना चाहिए 255 से 260 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस देंगे हम यहाँ पे करीब 233 का। ठीक है, यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन। अब तो आप F&O में देखें तो और लॉन्ग्स बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको हरे निशान में दिखाई देगा, और आपको साथ ही दिखाई देगा फाइनेंस काउंटर्स ऑल्सो। आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस हरे निशान में दिखाई देगा। सुबह ये हालांकि अच्छा कर रहे थे, फिर बाद में बीच में मिड ऑफ द डे में प्रेशर था, लेकिन अब फाइनेंसिंग काउंटर्स LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, मुथूट फाइनेंस हो, वहां पर आपको फिर से एक्सपर्ट मुथूट फाइनेंस में भी बिकॉज ऑफ वन रीजन ऑफ अक्षय तृतीया ऑल्सो। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक्सपर्ट तो है, एक बाइंग इंटरेस्ट तो अक्रॉस द सेक्टर्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर इनफैक्ट गैस काउंटर्स पे एक व्यू ले लेते हैं। राजेश, गैस काउंटर्स, गैस प्राइस हाइक हुई है, गुजरात गैस सुबह से अपसाइड दिखा भी रहा है और अब अपसाइड ये बढ़ रही है। बहुत ज्यादा बड़ी एक अंडर परफॉर्मेंस झेली है गैस काउंटर्स ने, चाहे गुजरात गैस हो, IGL हो। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर पोजिशनली क्या टारगेट्स होने चाहिए अगर कोई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो? तो देखिए प्रियंका जी, स्टॉक के सेटअप देखें तो IGL, गुजरात गैस, MGL सभी स्टॉक के सेटअप देखें तो एक वीक जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। काफी बड़ा एक करेक्शन हमने गुजरात गैस में पिछले कुछ दिनों में देखा है, और जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन बना था, अब ये स्टॉक ने जहां से बेस सपोर्ट लेके अब बाउंस दिया है, वो ऑलमोस्ट इसमें डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर है, करंट लेवल से 480 का स्टॉप लॉस रखे। वो स्टॉप लॉस को मेंटेन करना काफी जरूरी है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस ब्रीच होंगे तो स्टॉक और बड़ी करेक्शन की तरफ बढ़ेगा। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं ब्रीच होते हैं तो एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 515, 520 की तरफ लेके जा सकता है। तो 480 के स्टॉप लॉस से गुजरात गैस जरूर हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। राइट, ठीक है, गुजरात गैस पर यहाँ बाय करने की सलाह देंगे। और अब हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आप जिन काउंटर्स में सुबह से ही तेजी थी वो भी सस्टेन कर रहे हैं। यानी इंडसइंड बैंक आपको अभी 4% की तेजी के साथ दिखाई देगा पोस्ट द नंबर्स, और कैंटन होम्स भी आपको 9% की तेजी के साथ सस्टेन कर रहा है। कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग या फिर अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करने की कोई जल्दबाजी टाटा केम जैसे स्टॉक्स में भी ट्रेडर्स को नहीं दिख रही है। और अब जील में भी आप देखेंगे लगभग 4% की तेजियां अपमूव देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा बाजार एक्शन आपको लास्ट हाफ एन आवर में देखने को मिला है, मेजरली पोस्ट द HDFC कॉन कॉल, लेकिन फेड की मीट से पहले, क्योंकि कल हमारे यहाँ छुट्टी है, तो यानी फेड की मीट से पहले आज ट्रेडिंग डे है इंडियन मार्केट्स में, जहां पर आप पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं जो लॉन्ग साइड बैंक्स और फाइनेंस में मेजरली देख रहे हैं। तो बहुत ही टाइट रेंज में सुबह से ये कारोबार हो रहा था, लेकिन अब आप देखें तो यहाँ पर बैंक्स में आपको एक बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। निफ्टी रिकवर हुई है, 17,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर 17,000 के ऊपर आज हम क्लोज होते हैं, जो बहुत लाइकली है यहाँ पर, तो यहाँ पर इमीडिएट दूसरा रेजिस्टेंस 17,400 लगेगा आपको श्रीकांत? नहीं, देखिए, अगर इसके ऊपर अगर 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है और अगर मार्केट गैप से अगर खुलता है तो 17,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और उसका रीजन यही है कि यहाँ पे 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी आ चुका है, और मल्टीपल लेवल्स यहाँ पे, यानी कि कई बार 17,200 पे आने के बाद निफ्टी ने एक रिवर्सल पैटर्न भी बनाया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 17,200 का है, और जब तक 17,200 के ऊपर का क्लोज नहीं आता तब तक हमें लगता है कि मार्केट इस नैरो रेंज को और बरकरार रखेगा। चलिए, ठीक है, तो आज के दिन को कैप्चर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आज कहाँ मार्केट ओपन हुई थी, कौन से सेक्टर में मूव हुई, कहाँ ड्रैगर्स निकल कर आए और कहाँ पर रिकवरी हुई। मानसी सारी रिपोर्ट कंपाइल कर रही है, पूरे मार्केट को आज रैप कर
रही है मानसी, बताएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए बाजार आज दिन भर वॉलेटाइल ट्रेड करता दिखा, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और कुछ मिनटों में तो बाजार ने अच्छी तरीके से रिकवर कर लिया। इस बीच अगर कुछ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स की बात करें जो कि आज लगातार फोकस में रहे, कैन फिन होम्स, आज हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस स्टॉक के बारे में बातचीत की और हो भी क्यों ना, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहे थे, फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है ही, रिजल्ट स्पेसिफिक भी काफी स्ट्रेंथ रही और उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छे से परफॉर्म किया। टाटा केमिकल्स, रूपा एंड कंपनी भी कुछ ऐसे ही स्टॉक्स इस सूची में शामिल रहे जहां पर अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। इस बीच पुलर्स यानी कि बाजार को जो बढ़ाने का काम कर रहे थे, गेनिंग मोमेंटम जहां दिख रहा था, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, टाटा स्टील, एचडीएफसी, पावर ग्रिड जैसे तमाम शेयरों में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। वहीं अगर गिरावट की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल, आयशर मोटर्स, टाइटन, बजाज ऑटो, विप्रो जैसे स्टॉक्स रहे जो कि बिकवाली का दबाव झेल रहे थे और एक बार कह सकते हैं कि आईटी स्पेस में विप्रो के नंबर्स आने के बाद एक कॉशियस ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया और उसके ठीक बाद हमने कमजोरी यहाँ पर हावी होती हुई देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझने की कोशिश करेंगे, एफएमसीजी, मेटल, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्पेसेस रहे जो कि गेनिंग मोमेंटम आज दिखा रहे थे और कमजोरी का दबाव जो है आईटी, पीएसयू, बैंक, ऑटोमोबाइल स्पेस में लगातार देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर बिकवाली का दबाव भी कायम होता हुआ दिखा। लेकिन पूरे दिन अगर फाइनल क्लोजिंग की बात करें, अब भी यहाँ पर आप देखेंगे लाल निशान के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी है, लेकिन परफॉर्मेंस बाजार की काबिले तारीफ कहनी चाहिए क्योंकि आखिरी कुछ घंटों में बाजार ने बेहतरीन तरीके से रिकवर कर दिखाया, वरना क्लोजिंग जो होती इससे भी ज्यादा कमजोरी वाली देखने को मिलती। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर 36,137, बैंक निफ्टी पर 50 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड्स हम देख रहे हैं। वहीं 56,973 के लेवल्स पर सेंसेक्स में कामकाज करीब 86 अंकों की कमजोरी यहाँ पर है और निफ्टी में 17,066 के लेवल्स पर आप देख रहे हैं बिकवाली का दबाव करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी ने बाजार को बेहतरीन तरीके से संभाला है और अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर कामकाज देखने को मिल रहा है। चलिए, इसी के साथ हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी टेक्निकल कॉल्स और बाजार पर उनका नजरिया हमें बताने के लिए। कल बाजार की छुट्टी है, तो चलिए अब बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में बाजार किस तरह से खुलते हैं इस पर हमारी नजर होगी। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।